निर्मला सीतारमण ने अपने अंतरिम बजट आज पेश किया है और ये उनका जो है वो छठा बजट है और इसमें कई बड़ी बातें हैं। खास तो यही है कि टैक्स में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं हुआ है, न पर्सनल टैक्स में न कॉर्पोरेट टैक्स में। बजट में बहुत सारे ऐलान किए गए हैं, उनमें कई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर एमएसएमई से भी जुड़े हुए हैं और बेशक उनके फायदे का एक बड़ा हिस्सा एमएसएमई से जुड़े सेक्टर को भी जाएगा। स्टार्टअप्स को टैक्स लाभ मिलेगा। 31 मार्च 2025 तक ये जारी रहेगा। बिल्कुल ही अपने आप में हम आपको ग्राफिक्स के जरिए ये भी बताएंगे कि एमएसएमई सेक्टर जो है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, उसको लेकर यहाँ पर क्या कहा गया है। ये एक छोटा बजट रहा, 1 घंटे का भी बजट नहीं रहा। पहले निर्मला सीतारमण के बड़े बजट्स होते थे, लेकिन ये इंटरिम बजट है और प्रधानमंत्री ने भी जिस तरह से कहा है ये कंटिन्यूटी में बजट है और इनोवेटिव बजट है। तो ये क्या प्रॉमिस करता है, क्योंकि सरकार आश्वस्त लग रही है कि जुलाई में वो आएगी, तो आगे की जो नींव की बात रखी जा रही है, लेकिन वाकई में किस तरह की सेहत है उसका भी आंकलन हो जाता है जो ये इंटरिम बजट हमारे सामने रखा हुआ है। साथ आपको बता दें खास मेहमान हमारे साथ हैं, अनिल भारद्वाज महासचिव हमारे साथ FISME से जुड़े हुए हैं, साथ ही आशुतोष थपाड़िया विशेषज्ञ MSME के हमारे साथ हैं यहाँ पे जुड़े हुए, विवेक सिंह भी हमारे साथ दिल्ली स्टूडियो में यहाँ पर मौजूद हैं, NK सिंह अर्थशास्त्री भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन खास मेहमान तो तमाम हैं ही। अगर जयंत कृष्णा भी मुझे बताया जा रहा है हमारे साथ हैं। जयंत जी, आप तो एक तरह से विशेषज्ञ हैं, सरकार में भी रहे हैं, बाहर से भी आप देखते रहे हैं। MSME सेक्टर का नाम हम बहुत सुनते हैं, हालांकि ये छोटा इंटरिम बजट है, लेकिन क्या संकेत आपको इसमें से मिलते हुए दिख रहे हैं? के लिए कोई बहुत स्पेसिफिक अनाउंसमेंट्स नहीं थे, सिर्फ एक ये बोला गया है कि वो स्टार्टअप्स को की जो टैक्स रिजीम है उसमें कुछ कंसेशंस दिए जाएंगे। और अगर आप देखिए तो एमएसएमईज के फील्ड में बहुत से रिफॉर्म्स हुए थे कोविड के चलते, आउटसाइड द बजट ऑल्सो तो एमएसएमईज के लिए सरकार ने काफी रिफॉर्म्स पिछले कुछ सालों में लाए हैं। और इसमें हालांकि जब वो डिटेल जब पेपर आएगा बजट का तब समझ में आएगा, लेकिन अभी जो स्पीच में था, बिकॉज ये इंटरिम बजट की स्पीच थी, बहुत छोटी स्पीच थी, 1 घंटे से भी कम की थी, तो उसमें मुझे कुछ खास चर्चा, कम से कम जो उसका ऑपरेटिव पार्ट जो मैंने सुना उसमें मुझे सुनाई नहीं पड़ा। अदरवाइज इस गवर्नमेंट का की प्रायोरिटी एमएसएमई की पिछली किसी भी गवर्नमेंट से ज्यादा रही, इसमें कोई शक नहीं है। मुझे अपने समझ से एक चीज ये अच्छी लगती है कि जनरली अगर आप हिस्ट्री ऑफ बजट्स की बात करें, जो इंटरिम बजट्स जनरली या वोट ऑन अकाउंट होता है लोकसभा इलेक्शन वाले साल में, वो बड़े पॉपुलिस्ट मेजर्स उसमें होते हैं। बट इन्होंने रेजिस्ट किया है अपने को पॉपुलिस्ट मेजर्स देने के लिए। ये एक अच्छी बात है। जैसे आप छोटी सी बात आप लीजिए, टैक्स रिजीम में चाहे वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्सेस हो, उसमें कोई तब्दीली नहीं करी गई है। ये अपने आप में एक बहुत काबिले तारीफ चीज है, बिकॉज मैंने कई ओवरसीज इन्वेस्टर से, यूके से, यूएस से, जिनसे भी कभी बात होती है या अलग अलग संगठन में बात किया है, तो ये सब यही बात करते हैं कि एक रेगुलेटरी सर्टेनिटी होना चाहिए। जो रूल्स ऑफ एंगेजमेंट विद इंडिया हैं वो मिड कोर्स में बदलने नहीं चाहिए। जिन रूल्स ऑफ एंगेजमेंट के पॉलिसी इंपेरेटिव्स के तहत उन्होंने इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लिया था, ब्रॉडली उसमें कंटिन्यूटी होनी चाहिए जब वो प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करें और जो प्रोजेक्ट ऑपरेटिव हो। तो ये एक होता हुआ मुझको दिखता है। एक थोड़ा सा मुझे जो आप ये बात कंटिन्यूटी की कह रहे हैं, अनिल भारद्वाज महासचिव है हमारे साथ, सेक्रेटरी जनरल फेडरेशन ऑफ इंडियन माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज। अनिल जी, आपका क्या असेसमेंट है एमएसएमई को लेकर? प्रधानमंत्री को भी हम सुन रहे थे, वो कह रहे थे युवा, गरीब, महिला, किसान, इन सब के लिए है। क्या जो कुछ संकेत वो मिल रहे हैं, एमएसएमई सेक्टर को भी इससे फायदा होता हुआ दिख रहा है? से एमएसएमईज और जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं उनके लिए बजट में कई सारी डायरेक्शंस हैं जो बहुत साफ हैं, और आने वाले समय में क्या गवर्नमेंट किस तरह की नीतियां लाने वाली, उस पर भी काफी एक पैराग्राफ पूरा है जो कि एक स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन देता है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंटरिम बजट था, इसमें बहुत बड़े अनाउंसमेंट नहीं थे, पॉलिसी डायरेक्शंस बिल्कुल क्लियर हैं। और मैं 5 चीजें जो उन्होंने हाईलाइट की है वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहली बात तो ये उन्होंने कहा है कि जो टाइमली पेमेंट है और जो एडिक्वेट फाइनेंस है उसके ऊपर सरकार जो है वो कदम उठाएगी, एक्सेस टू टेक्नोलॉजी के ऊपर उठाएगी, ट्रेनिंग जो एमएसएमईज की रिक्वायरमेंट्स रहती हैं उसके ऊपर कदम उठाएगी,
और दो महत्वपूर्ण बातें जो इसमें कही हैं कि जो रेगुलेटरी एनवायरनमेंट है उसको ग्रोथ ओरिएंटेड बनाने की दिशा में कदम उठाएगी। इसमें ऑलरेडी कुछ काम शुरू भी हो चुका है। और एक जो अंतिम बात उन्होंने कही, रिसोर्स एफिशिएंट इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि जो टेक्नोलॉजी, एक तरह से ग्रीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जिसमें रिसोर्सेज कम इस्तेमाल हो, और जो हमारे इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं कार्बन एमिशंस को लेके, उनकी उस डायरेक्शन में भी ये आएगी। देखिए, जहां तक एमएसएमईज की ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज का सवाल है, पहली बात तो यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे आपने देखा कि 11% का इंक्रीज इस दफा भी किया है, और अब ये लगभग 3.4% ऑफ जीडीपी हो चुका है। इससे बहुत सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज एमएसएमई के लिए निकलती हैं। दूसरा है जो हाउसिंग के लिए जो बड़े अनाउंसमेंट्स किए हैं, और पिछले दिनों में आपने देखा कि 3 करोड़ पीएम आवास योजना में मकान बने, 2 करोड़ अगले 5 साल में बनाने की बात कही है। मैं आपको बताता चलूं कि जब हाउसिंग की हम एक ड्वेलिंग किया एक घर की संरचना को देखते हैं, तो लगभग 60 के करीब ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो डायरेक्टली एमएसएमई सेक्टर से रिलेटेड हो, चाहे वो उसमें कर्टेंस हो, उसमें आपका पत्थर लगने वाला हो, ग्लास हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, फैंस हो, तो हजारों तरह की चीजें जो है वो इंडस्ट्री जो इस सेक्टर को सप्लाई करती है उसके लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं। तो मुझे लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग पर जो फोकस है उसकी वजह से बहुत बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी। ठीक है, आपने जैसा कहा कि छोटी छोटी जो इंडस्ट्रीज जुड़ी हुई हैं बड़ी जैसे हाउसिंग से भी, उन सब के लिए बहुत बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बढ़ती दिखती हैं। आशुतोष टपारिया हमारे साथ हैं जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं, एमडी कॉर्पोरेट कवरेज ऑफ क्रेडिबल, और एक्सपर्ट जो हैं वो एमएसएमई सेक्टर में हैं, यानी कि जो माइक्रो और स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज है। आशुतोष जी, जैसा अभी जिक्र हो रहा था कि एक दिशा दिखाई देती है, बजट बहुत लंबा चौड़ा नहीं था, लेकिन एमएसएमई की जो दिशा दिखाई देती है वो दिशा क्या है? अब जो बजट आएगा फुल, उसमें इसकी डिटेलिंग होगी, पर आप होपफुल हैं, पॉजिटिव हैं, बूस्ट दिखता है आपको इस सेक्टर में? आशुतोष जी, सुन पा रहे हैं आप? आशुतोष टपारिया हमारे साथ इस समय लगता है कि नहीं जुड़ पाए हैं, तो या इस वक्त मौजूद नहीं है। लेकिन विवेक जी, आपको क्या लग रहा है, मतलब क्या वो एक बड़ी बात आपको दिखती है जिससे बहुत बूस्ट मिलता हुआ दिख रहा है एमएसएमई को? जैसा कि मेरे पहले के वक्ता ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग पे जो फोकस है वो बहुत सारे फ्रेश अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेगा, लेकिन एमएसएमई एक ऐसा सेक्टर है जिसमें पिछले 3-4 साल में गवर्नमेंट ने बहुत रिफॉर्म्स लाए हैं। आप देखेंगे कोविड के समय से सबसे पहले तो एमएसएमई के डेफिनेशन को बदलना, उसके बाद गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट में अप टू ₹200 करोड़ एमएसएमईज के लिए रिजर्व कर देना। एक और जो बहुत फॉरवर्ड लुकिंग स्टेप है वो था ट्रेड्स पोर्टल का क्रिएशन। ट्रेड्स पोर्टल एक ऐसा पोर्टल है जो आरबीआई चलाता है, जिसपे एमएसएमईज अपनी बिल डिस्काउंटिंग कर सकते हैं जी, जिसके तहत एमएसएमईज को काफ़ी फायदा हुआ क्योंकि लिक्विडिटी की एक कंस्ट्रेंट थी। उसके अलावा अगर आप ब्रॉडर एमएसएमई सेक्टर की बात करेंगे तो जो मुद्रा योजना है या फिर ऐसे सेक्टर्स जो अभी तक प्राइवेट सेक्टर जिन पे सरकारी भागीदारी थी और प्राइवेट सेक्टर के लिए नहीं थे, जैसे स्पेस या डिफेंस। आप देखेंगे स्पेस और डिफेंस में पिछले 2-3 सालों में जब से ये सेक्टर्स खुले हैं बहुत सारे एमएसएमईज उभर कर आए हैं। और एमएसएमईज जैसे डिफाइंड हैं, कोई स्टार्टअप भी एमएसएमई हो सकता है जी। हाँ। तो इस बार जो स्टार्टअप्स के लिए कहा था ना, एमएसएमई की परिभाषा भी बदली गई थी, तो क्या है वो परिभाषा और इसमें एमएसएमई का मतलब क्या? तो पहले जो परिभाषा थी वो प्लांट एंड मशीनरी के इन्वेस्टमेंट के आधार पे थी। अब जो परिभाषा है वो प्रॉफिटेबिलिटी और टर्नओवर के आधार पे है। तो इसका मतलब और जो ब्रॉड बास्केट है एमएसएमईज का वो एक्सपैंड हुआ है। सो ज्यादा लोग एमएसएमईज के अंदर फॉर्मलाइज होकर फॉर्मल क्रेडिट चैनल से जुड़ पाए जी। जैसे महिला कारोबारी भी काफी इसमें भी है, 30 करोड़ मुद्रा लोन महिला कारोबारियों को दिया जा रहा है, वो भी बेनिफिट करेगा। अगर आप देखेंगे मुद्रा योजना में 44 करोड़ लोन्स में से 30 करोड़ महिलाओं के लिए हैं। और एमएसएमई में एक और महत्वपूर्ण बात, इस बजट में 1 लाख करोड़ का प्रावधान है रिसर्च के लिए अगले 25 साल में भी उसका जोर दिया जी। उसमें से जो टेक्नोलॉजीज या उभर के आएंगी, और ये रिसर्च प्राइवेट सेक्टर के साथ होना है, तो जाहिर तौर पर जब सरकार प्राइवेट सेक्टर के साथ बात करेगी तो उसमें भी बहुत सारे एमएसएमईज इफेक्ट होंगे पॉजिटिवली।
इस योजनाओं से। मैं यही जैसे जिस तरह से नगमा भी कि जिस तरह से आपने कहा परिभाषा बदल गई है। अब जैसे प्रधानमंत्री ने सोलर रूफटॉप की बात की, फिर ये भी कहा गया जो स्टार्टअप्स हैं उनका जो इंटरेस्ट है 2025 तक वो भी माफ किया जाएगा। जैन जी, अगर आप इस पे रोशनी डाल सकें तो एमएसएमई डायरेक्टली शब्द अगर ना भी बोला जाए, लेकिन जो तमाम सेक्टर्स हैं उसमें जो अब ये इनफॉर्मेलिटी आई है, परिभाषा एक तरह से एमएसएमई इस तरह से बदल गई है कि आप अपना स्वरोजगार भी करें तो वो भी एक स्मॉल एंटरप्राइज और उसके तहत आ जाएगा, और इसलिए हम माने कि ये सेक्टर अब बढ़ोतरी और मजबूत होगा। जी बिल्कुल, एमएसएमई सेक्टर और स्टार्टअप्स की डेफिनेशन में हमेशा से ओवरलैप रहा है। फर्क सिर्फ ये रहता है, स्टार्टअप्स जनरली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सेंट्रिक करते हैं और फर्स्ट जनरेशन होते हैं। एमएसएमई कोई भी हो सकता है निधि। सो एमएसएमई का जहां तक सवाल है, ये एक बहुत बड़ा एक रफली 30% ऑफ जो कंट्री का मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी है उसको अकाउंट करता है। एक्सपोर्ट्स को अगर आप देखिए तो 50% एमएसएमई सेक्टर से आता है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा एक एरिया है, और इसके लिए बराबर सरकार से पिछले 9-10 सालों में काफी प्रयास हुए हैं इनकी हेल्थ में इजाफा करने के लिए, इनको क्रेडिट गारंटी प्रोग्राम्स देने के लिए, फास्टर क्लियरेंस देने के लिए, इनकी डेफिनेशन इटसेल्फ में रिफॉर्म होने के उसमें काफी वो हुए हैं। सर्टेन गारंटीड स्पीड है इनके लोन एप्लीकेशंस के प्रोसेसिंग के लिए। तो ये सब चीजें एमएसएमईज के लिए हुई हैं, और इनको एक ये भी देखा जा रहा है कि जिस तरह से कोविड के बाद बहुत सी डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं वो ये कोशिश में लगी हुई हैं कि किस तरह से उनकी मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन्स जो हैं वर्ल्ड ओवर, वो उसका एटलीस्ट पार्टली वो चाइना में सारे एग्स ना ले करें, बल्कि वो अलग कंट्रीज में रिलोकेट हो। और उसमें भारत एक अग्रणी श्रेणी में आता है, कंटेंडर है उस रोल के लिए। कुछ इन्वेस्टमेंट्स हमारे पास आए भी हैं, कुछ और आने हैं, और वो इन्वेस्टमेंट्स कहने को तो लगता है कि लार्ज जो बिग इन्वेस्टर्स हैं उन्हीं के थ्रू आएगा, लेकिन उन सबके पीछे एक एमएसएमई की जो बैकबोन होती है वो उन सब लार्ज इन्वेस्टमेंट्स के पीछे भी जो बैकअप होता है वो एक एमएसएमई सप्लायर्स का होता है। इसलिए इनका रोल किसी भी इकोनॉमी में बहुत ज्यादा होता है। और अभी जैन जी, ये बजट या पिछली बार भी जो था उसमें ये है कि ये स्टार्टअप्स भी हैं, टैक्स लाभ जारी रहेगा 31 मार्च 2025 तक, और स्किल इंडिया के तहत भी बहुत नौजवानों को, करोड़ों नौजवानों को ट्रेन किया गया, नए आईटीआई बने। तो ये सब चीजें हैं। ये जिस इन्वेस्टमेंट की आप बात कर रहे हैं उसको कितना अट्रैक्ट कर पाया है ये सब पॉलिसी? अभी हुआ क्या है अब तक वो देखें, एंड हाउ इज इट फॉरवर्ड लुकिंग? इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। देखिए बहुत से लार्ज टिकट इन्वेस्टमेंट्स हैं जो हमारी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स हैं, पीएलआई है, उसके थ्रू आया है। आपने स्किल इंडिया मिशन में 1.4 करोड़ लोगों के स्किल करने की बात करी नगमा। आई थिंक वो भी एक बहुत बड़ा नंबर है। हालांकि हमारे कंट्री की तादाद और जनसंख्या को देखते हुए बहुत बड़ा नंबर नहीं भी है, बहुत कम लोगों तक पहुंच हो पाई है। और स्किल इंडिया में ये भी बहुत जरूरी है। अभी तक ज्यादातर स्किलिंग जो है, मेजॉरिटी स्किलिंग गवर्नमेंट खुद कर रही है, लेकिन मेरा मानना है कि इसको एक नेक्स्ट लेवल ऑफ मैच्योरिटी तक अगर लाना है तो इसमें गवर्नमेंट के साथ प्राइवेट सेक्टर को जोड़ना पड़ेगा। देखिए प्राइवेट सेक्टर में ज्यादातर जॉब्स हैं, प्राइवेट सेक्टर को पता है कि मैन्युफैक्चरिंग में जो इंडस्ट्री 4.0 की टेक्नोलॉजीज हैं वो कौन सी हैं, क्या पढ़ाना चाहिए, उसका करिकुलम क्या होना चाहिए, क्या इंस्ट्रक्टर्स होने चाहिए, क्या फ्यूचरिस्टिक विजन होना चाहिए, ये सब सरकार के पास ये अभी लैकिंग है, ये प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप जो है इस सेक्टर में। जी आप कह रहे हैं कि इसमें एक कमी है।